नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करंट बेस्ड जीके जीएस की कुछ प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस नदी के नीचे भारत की पहली अंतर्जलीय मेट्रो रेल सुरंग बनाई जा रही है? विकल्प हैं आपके सामने साथियों। ए हुगली, बी दामोदर, सी नर्मदा और डी ताप्ती। इसका राइट आंसर साथियों हुगली। ये नदी कहाँ है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है और ये जो है जो कोलकाता मेट्रो है उसी का एक भाग है। तो इसमें इस नदी के नीचे से सुरंग बनाई जा रही है, इससे मेट्रो ट्रेन निकलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये बताना है आपको। तो साथियों, भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। विकल्प में आपके सामने ए 14 जून, बी 22 मई, सी 21 जून और डी 15 सितंबर। साथ इसका राइट आंसर है आपका 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाना शुरू हुआ? तो ये 2015 से मनाना शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की पहल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, सबसे पहले 2015 में। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? और इसका मुख्यालय साथियों मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। चेन्नई में इसका मुख्यालय। विकल्प आपके सामने ए 2014, बी 2018, सी 2020 और डी 2008। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी साथियों 2008 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में एक संसद का जो अधिनियम इसके लिए लाया गया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना विकास के स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मामलों से निकटता से संबद्ध होकर व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिए ज्ञान और कौशल का लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये प्रश्न है। इसके विकल्प आपके सामने ए बाल पोषाहार, बी बाल टीकाकरण, सी प्राथमिक शिक्षा और डी व्यावसायिक शिक्षा। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका, ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये संबंधित है आपका बाल टीकाकरण से। बाल टीकाकरण से इसका संबंध है, इससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 15.72, ये देश का कुल जो दुग्ध उत्पादन में इसका प्रतिशत कितना है? 15.72% भाग उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान पर है। और इसके बाद है राजस्थान, इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का नंबर 2 पर, और उसके बाद फिर आता है मध्य प्रदेश, गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? एग प्रोडक्शन में भारत का कौन सा राज्य लीड करता है, ये बताना है आपको। विकल्प में आपके सामने ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना और डी पश्चिम बंगाल। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? अंडा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? साथियों, इसका राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में नंबर 1 पर है और इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 20.13%। नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है। नंबर 2 पर आपका आता है तमिलनाडु। नंबर 3 पर है तेलंगाना और नंबर 4 पर आपका पश्चिम बंगाल। ये चारों राज्य क्रमशः हैं। नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 तेलंगाना और नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल। चलते अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जिसे किस नाम से जाना जाता है? कॉलेज ऑन व्हील्स। कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से इस ट्रेन को जाना जाता है। उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। साथियों विकल्प आपके सामने: ए भारत दर्शन एक्सप्रेस, बी ज्ञानोदय एक्सप्रेस, सी महाराजा एक्सप्रेस और डी भारत संस्कृति एक्सप्रेस। तो इसका साथियों राइट आंसर है आपका ज्ञानोदय एक्सप्रेस, बी इसका राइट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किस देश ने ध्रुवीय अनुसंधान पर $1 मिलियन खर्च करने की योजना बनाई है? ऐसा कौन सा देश है जिसने ध्रुवीय जो है अनुसंधान पर $1 मिलियन खर्च करने की योजना बनाई है? विकल्प आपके सामने: ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी चीन और डी फ्रांस। साथियों इसका राइट आंसर है आपका फ्रांस। अब इसने क्यों बनाई है? तो पृथ्वी की बर्फ़ की चोटियाँ और ग्लेशियर जो तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो उनकी गिरावट से चिंतित होकर अगले दशक में ध्रुवीय अनुसंधान रिसर्च करी जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बर्फ़ की चोटियाँ और जो ध्रुवों पर बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर में पिघल रहे हैं। तो इसके लिए फ्रांस ने $1 बिलियन, मिलियन नहीं, ये बड़ी राशि है, बिलियन है, बिलियन, $1 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है। किसने? फ्रांस ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्तमान में कितनी परियोजना चल रही हैं? प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके तहत कितनी परियोजना चल रही है उत्तर प्रदेश में? साथियों उनकी संख्या है आपकी 21। संख्या है आपकी 21 परियोजना चल रही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 47 साल बाद डेविस कप जीता है? किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर आफ्टर 47 ईयर्स डेविस कप जीता है? विकल्प आपके सामने: ए जर्मनी, बी स्विट्जरलैंड, सी फ्रांस और डी इटली। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका, तो ये जीता है इटली ने। इटली देश ने 47 साल बाद डेविस कप जीता है। किसको हरा के जीता है? तो ये भी प्रश्न है, एक ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन किस सन में हुआ? बंगाल विभाजन किस सन में हुआ ये बताना है आपको। सब लोग जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। दाब मापने का एसआई मात्रक है क्या? प्रेशर मापने का एसआई मात्रक कौन सा है आपको ये बताना है। विकल्प ए है आपका कैंडेला, बी एम्पियर, सी पास्कल और डी केल्विन। दाब मापने का एसआई मात्रक कौन सा है ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने: ए कैंडेला, बी एम्पियर, सी पास्कल और डी केल्विन। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका पास्कल। ये दाब मापने की इकाई है। अब ये पूछे सर कैंडेला इकाई की है, तो कैंडेला ये आपकी ज्योति तीव्रता की इकाई है, ज्योति तीव्रता की इकाई है। और आपका एम्पियर आप सभी जानते हैं ये विद्युत धारा का है, विद्युत धारा की इकाई है। इसके बाद हम बात करें पास्कल की, तो ये आपका हो गया दाब नापने की। और केल्विन क्या है? ये ताप की है।
थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर होता है उसको नापने की इकाई है केल्विन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया? कौन विदेशी थे जो भारत में तंबाकू लेकर आए और सभी भारतीयों को तंबाकू खाने की लत लगा गए? विकल्प आपके सामने साथियों, ए अंग्रेज, बी पुर्तगाल, सी डच और डी फ्रेंच। राइट आंसर इसका है साथियों पुर्तगाल। पुर्तगाली सबसे पहले तंबाकू भारत में लेकर आए थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में प्रसिद्ध नकाब लेवारा उत्सव मनाया जाता है? नकाब लेवारा उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? विकल्प आपके सामने, ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी उड़ीसा और डी सिक्किम। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे आप तो आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में ये नकाब लेवारा उत्सव मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किस देश में नहीं है? यदि आपको पता होगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ है तो आप उत्तर दे सकते हैं। विकल्प आपके सामने, ए बोत्सवाना, बी नामीबिया, सी दक्षिण अफ्रीका और डी मिस्र। तो साथियों कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है पहले तो आप देखिए, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और किस किस देश में है? तो बोत्सवाना में भी इसका भाग है, नामीबिया में भी है और दक्षिण अफ्रीका में भी है। मिस्र में कालाहारी मरुस्थल नहीं है आपका। यहाँ पर सारा मरुस्थल है। तो सबसे अधिक इसका क्षेत्रफल कहाँ पर है? बोत्सवाना में। लगभग 70% भाग कालाहारी मरुस्थल का कहाँ पर है? बोत्सवाना में। और कुछ भाग नामीबिया में, कुछ भाग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार? विकल्प ए है आपके सामने, आर्टिकल 322, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 14। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसलिए इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? साथियों कुल भाग कितने हैं संविधान में? टोटल भाग हैं आपके 22। कितने भाग हैं? टोटल 22 हैं। और कौन सा भाग जो है भाषा से संबंधित है, आधिकारिक भाषा से संबंधित, तो वह है आपका भाग 17। भाग 17 ये आधिकारिक भाषा से संबंधित है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं, ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा जब बनी तो कई समितियां बनी थीं, कोई प्रारूप समिति थी, कोई झंडा समिति थी, कोई संघराज्य समिति थी, ऐसे अलग अलग समितियां थीं। तो जो आपकी समिति थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जो प्रमुख समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, इनको बाबा साहब भी कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। होयसल के पवित्र मंदिर समूह, होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो हैं उनकी जो है किस राज्य में स्थित हैं, जिनको हाल ही में किस में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये आपको बताना है कि होयसल के मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं। अभी हाल ही में 2 और जो आपके विश्व धरोहर स्थल की सूची बढ़कर 42 हो गई है, तो उसमें 2 स्थल अभी हाल में जोड़े गए हैं। एक तो है आपका शांति निकेतन और दूसरा है आपका होयसल का पवित्र मंदिर समूह। तो जो होयसल का मंदिर समूह, इसमें 3 मंदिर आते हैं। एक है चिन्नाकेश्वर मंदिर, दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर समूह और तीसरा है केशव मंदिर। तो तीनों ही मंदिर साथियों आपके हैं कर्नाटक राज्य में स्थित। कहाँ पर हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और इसके साथ ही साथ इस बार जो आपके शांति निकेतन है जो पश्चिम बंगाल में है उसको भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 2 और बढ़ गए। इस तरह से टोटल संख्या कितनी हो गई है अब? 42। चलते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर है?
विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन किस प्लेटफार्म पर है, ये प्रश्न आपके लिए है। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म किस रेलवे स्टेशन पर है। विकल्प आपके सामने, ए गोरखपुर जंक्शन, बी है आपका बीजिंग जंक्शन, सी है आपका हुब्बली जंक्शन और आपका डी है खड़गपुर जंक्शन। ये बताना है आपको कि सबसे बड़ा जो है आपका रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो इसके साथ ही इसका राइट आंसर है आपका हुब्बली जंक्शन। कहाँ है? हुब्बली जंक्शन। ये आपका सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, हुब्बली जंक्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकल्प आपके सामने, ए 2047, बी 2030, सी 2070 और डी 2050। नेट कार्बन जीरो का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसी के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, भारत सरकार ने वो निर्धारित किया है 2070 तक नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य। नेट कार्बन जीरो का मतलब हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन सिंक करने की क्षमता हमारे पास होगी। और इस समय तक हम जो है जीवाश्म आधारित ईंधन की खपत बहुत कम करेंगे और साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है आपकी, इनका तो जो थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा है, इनका उपयोग बढ़ाएंगे, इनकी क्षमता को विकसित करेंगे और आपके जो है 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन जीरो का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा है। सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा है, आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने, ए गांधीनगर, बी है आपका वायनाड, सी वाराणसी और डी भोपाल। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका, ये ज़िला कोई और नहीं, ये ज़िला है आपका केरल का वायनाड। क्या है? केरल का वायनाड जो स्थान है, ज़िला है, जहाँ से राहुल गांधी पिछली बार इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो ज़िला ऐसा है जिस ज़िले ने जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला ज़िला बन गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस जिले को पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। भारत के कौन से जिले को पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, ये हमें इसका उत्तर देना है साथियों। विकल्प आपके सामने, ए कोल्लम केरल, बी गांधीनगर गुजरात, सी पुणे महाराष्ट्र और डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो साथ ही पहला जो है संविधान साक्षर जिला है आपका कोल्लम जिला, जो है आपके केरल में। ये पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, कोल्लम जिला। जी कहाँ पर आपका? ये है केरल में। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मणिपुर में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास नहीं करती है। मणिपुर में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास नहीं करती है, ये हमें इसका आंसर बताना है आपको। विकल्प आपके सामने, ए भूतिया, बी है आपका नगा, सी है मैतेई और डी है आपका कुकी-चिन। तो आपको बता दें साथियों, मणिपुर जो राज्य है वो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ इसका आपकी जो इधर लास्ट में मणिपुर पड़ता है, इसके ऊपर है आपका नागालैंड और इसके नीचे है आपका मिजोरम और इस तरफ है आपका इसके
असम, असम, और इस तरफ है आपका म्यांमार, म्यांमार। तो इसके तीनों तरफ हैं आपके, एक तरफ नागालैंड है तो इसमें नागा भी निवास करते हैं। मैतेई और कुकी चिन, ये जो जो दो जातियां हैं, इन्हीं के बीच में जो एक विवाद उठा था, विवाद ये था कि जो मैतेई जाति है, जो ओबीसी में और एससी में दर्ज थी, इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट ने आदेश किया कि इसको भी जो है एसटी का दर्जा दिया जाए। और साथियों, इसका जो मणिपुर का जो 90% क्षेत्रफल है वो है आपका पहाड़ी क्षेत्र, और 10% क्षेत्र आपका वो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं आपके मैतेई, जबकि जो नगा और कुकी चिन हैं वो पहाड़ी पे निवास करते हैं। तो नगा और कुकी चिन ने इसका विरोध किया कि मैतेई को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए मणिपुर में हिस्सा बढ़ गई। तो साथियों, भोतिया जो है यहाँ की जनजाति नहीं है। नगा, मैतेई और कुकी चिन, ये तीनों ही जनजातियाँ हैं आपकी मणिपुर की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना, सोने की तस्करी को रोकना, बाल तस्करी को रोकना, या चंदन की लकड़ी की तस्करी को रोकना। किससे संबंधित है आपका ऑपरेशन समुद्रगुप्त? तो ये साथियों ऑपरेशन लॉन्च किया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 2022 में, और इसका उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? हिंद महासागर में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? मेमोरेंडम के रूप में कितने रुपए का सिक्का जारी किया था, ये आपको बताना है। तो कुछ बात कर लेते हैं आपकी भारतीय की जो नई संसद बनी है उसके ऊपर। पहले जो पुरानी संस्कृत वो थी, इसकी आपकी जो संसद थी वो लुटियंस ने, जो आपके एडमंड लुटियंस से, उन्होंने इसकी डिज़ाइन की थी। और जो सेंट्रल विस्टा है, जो नई संसद बनी है, वो सेंट्रल विस्टा के रूप में केंद्र में अवस्थित है। और इसमें 3 द्वार हैं, एक है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार। और अलग अलग थीम पर बनी है ये। तो जो आपकी राज्यसभा है उसकी थीम है पुष्प कमल के रूप में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है उसके रूप में है, उसकी थीम पर है। और जो लोकसभा है आपकी, वो है आपकी मयूर थीम पर, मोर की थीम पर है, बनी हुई है। और जो संसद भवन के प्रांगण में एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है। तो इस अवसर पर बताना आपको यह है कि प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया। विकल्प आपके सामने: ए 20 रुपये का, बी 50 रुपये का, सी 100 रुपये का, और डी 75 रुपये का। साथियों, इसका राइट आंसर है, इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया, 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, हमें ये बताना है। विकल्प आपके सामने: ए 5 जून, बी 7 जून, सी 21 जून, और डी 31 मई। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका 7 जून। क्या है? 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 2019 में इसका प्रथम संस्करण हुआ था, जिसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भी जारी किया गया था। और इस सूचकांक का उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका: विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति कहाँ बनी है? विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति कहाँ बनी है, ये प्रश्न है आपका, और आपको बताना है इसका उत्तर। विकल्प आपके सामने: ए नई दिल्ली, बी है आपका हैदराबाद, सी ओंकारेश्वर, और डी अयोध्या।
सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति कहाँ बनी है, ये बताना है आपको। विकल्प है नई दिल्ली, हैदराबाद, ओंकारेश्वर और अयोध्या। तो ये साथियों मूर्ति बनी है आपकी नई दिल्ली में भारत मंडपम में। यहाँ पर ही आपका G20 का सम्मेलन भी हुआ था। भारत का जो एक और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या था वो, भारत मेला था, कोई औद्योगिक मेला क्या, और वहीं पर जो है आपके नटराज की सबसे ऊंची मूर्ति भी लगाई गई है। इसमें नटराज भगवान शिव का एक रूप है जिसमें वो नृत्य करती हुई मुद्रा में होते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 28 फीट। कितनी है, 28 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। और इस मूर्ति को जो है तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन और उनके दल द्वारा 7 माह के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। और इस मूर्ति का जो निर्माण किया गया है वो कौन सी पद्धति से किया गया है, वो किया गया है आपका लास्ट वैक्स कास्टिंग सिस्टम से, जो है इस पद्धति से इसका मूर्ति का निर्माण किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है। भारत का पहला सौर शहर किस शहर को घोषित किया गया है। अब ये सौर शहर क्या होता है साथियों, ये शहर ऐसा शहर है जिसमें शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का बनने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सक्रिय है। और इसने जो है इस शहर को भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित शहर घोषित किया गया है। तो ये शहर है साथियों, आपको विकल्प है ए सांची मध्य प्रदेश, बी कटक उड़ीसा, सी कन्नौज उत्तर प्रदेश और डी है आपका नांदेड़ गुजरात। इसका राइट आंसर है साथियों सांची उत्तर प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सांची नामक रायसेन नामक जिला है वहाँ पर सांची एक छोटा सा कस्बा स्थित है। और ये जो है सांची काय के लिए प्रसिद्ध है, सांची के बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिर भी हैं, बौद्ध विहार भी हैं, स्थापत्य संपदा भी है। सबसे तो प्रसिद्ध काय के लिए, सांची के स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। और सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो इसको जो है 6 सितंबर 2023 को प्रथम सौर शहर के रूप में इसका लोकार्पण किया गया, सांची। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार ने किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। विकल्प ए है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सी है लोक सेवा आयोग और डी है आपका पुरातत्व सर्वेक्षण परिषद। साथियों इसका राइट आंसर है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसको कहा जाता है। इसको जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसकी रिकमेंडेशन सिफारिश किसने की थी, तो ये सिफारिश की आपकी UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। तो NCERT को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और ये डी नोवो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। तो ऐसे विश्वविद्यालयों को जो शिक्षण संस्थान उनको डी नोवो श्रेणी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ऐसा ही किया गया किसको, NCERT को। साथियों आपको मुझे उम्मीद है आपको मेरी प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी लगी होगी।
और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को भी इसको जोड़िए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। Thank you for watching our YouTube channel GIG Coaching Point. For regular updates, like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.